आपने रीजनल एस्पिरेशंस की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे। एक सवाल और जिससे पहले कि उस पर आते हैं, ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों तो गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भाई, जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके, इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे, शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये। मोदी जी दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में, एक है कर्नाटका और एक है महाराष्ट्र। कर्नाटका जहां पे अभी आपकी हार हुई थी विधानसभा के चुनाव में, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वहां पर एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, दो पार्टियां टूटी हैं। मेरे दो साथी मेरे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्नाटका से। तो हरिप्रसाद जी जो हमारे वहाँ के एडिटर हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हरिप्रसाद जी स्वागत है आपका। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇಹಾ killed inside the campus by Fayaz. Even JP Nadda ji rushed to her house. आप क्या सोच रहे हैं, ये अभी ये फोकस शिफ्ट हो रहा है क्या? कर्नाटक का चुनाव का फोकस ऐसे इश्यूज को शिफ्ट हो रहा है? देखिए, नड्डा जी का कार्यक्रम वहाँ चल रहा था और इतनी बड़ी घटना घटी थी, और ऐसी चीज़ों में हमें वो किस दल के थे, वो कांग्रेस के थे, उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या, ये हमारे संस्कार नहीं है, न ही हमारी सोच है, और एक मानवीय संवेदना का विषय है। और मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ अध्यक्ष जी ने इतनी चुनाव की आपाधापी में भी उनके सांत्वना देने का प्रयास किया है। ये पूरी तरह मानवीय व्यवहार है। मैं भी मैं बताता हूँ कि शायद कौन सा चुनाव है मुझे याद नहीं है, लेकिन राहुल जी का कहीं पर हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे पता चला, तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आपको कुछ दिक्कत हुई है, क्या हुआ है? ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और दमन में मैडम सोनिया जी, फिर हमारे अहमद पटेल साहब, वो सारे लोग, उनका हेलीकॉप्टर एकदम से क्रैश कर गया। मुझे पता चला, मैंने तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा मैं यहाँ से आपको एयर एम्बुलेंस भेजता हूँ। तो अहमद भाई ने मुझे कहा नहीं, अभी बिल्कुल हम लोग सलामत है, ये बात ठीक है, हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है लेकिन हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई है। एक बार सोनिया जी काशी गई थी इलेक्शन कैंपेन में, और वहाँ उनको तबीयत एकदम ख़राब हो गई, तो मैंने तुरंत यहाँ से सबको भेजा। मैंने कहा भाई देखो क्या मामला है, या तो हवाई जहाज दो उनको। तो ये एक तो मेरे संस्कार भी हैं, और मैं मानता हूँ कि ये राजनीति से परे होते हैं चीज़ें।
तो मेरे लिए किसी का भी किसी भी परिवार में आपत्ति आ जाए, ये हमारा राजनीति से ऊपर उठ करके ही व्यवहार होना चाहिए जी। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more, in the last election, you lost there, only 66 seats you were able to win there, BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, यस, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टेक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं की स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी। यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है, और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। The second phase selection of Karnataka, that's in nation it's the third phase, but for us in Karnataka it's the second phase election for 14 seats. There's northern part of Karnataka, majorly drought hit places आते हैं. Now regarding this drought बारे में, already Congress is claiming that we went to Supreme Court. Now central government is forced to give a rightful compensation. What's your opinion? देखिए, सिद्धारा में है कि जब पुरानी सरकार थी और वहाँ ड्राउट था उस समय, मैंने खुद के ने उनकी पूरी टीम को यहाँ बुलाया था। एज ए प्राइम मिनिस्टर मैंने उनकी टर्म में इनको बुलाया था। बैठ करके मैंने कहा, भाई पहले हम जल संचय की योजना हमें बनानी चाहिए। अब जहाँ तक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का सवाल है, हमारी सरकार ने पहले ही
जो केंद्र का हिस्सा होता है वो उनके यहाँ बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है जी। हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम उसने भी प्रभावित क्षेत्रों में जो नियम है, पद्धति वो जो हमने नहीं बनाई, कई दशकों से है, उसके अनुसार वो टीम वहाँ गई है, जाकर के उसने सर्वे किया है। और हर बार ऐसा होता है, जैसे मेरे यहाँ गुजरात में भूकंप हुआ तो मैंने एक मेमोरेंडम भेजा, भारत सरकार ने एक टीम भेजी, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने हिसाब किताब लगाया। अब ये सारी प्रोसेस चल रही है, आचार संहिता आ गई तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई हमारे सामने ये विषय है, हम इसको जैसा ही आप परमिशन देंगे हम देना चाहते हैं। एनडीआरएफ के तहत अब राशि रिलीज भी कर चुके हैं उस नियम के अंतर्गत। मोदी जी, थोड़ा सा हमारे संग हमारे एंकर जुड़े हुए हैं विलास बड़े, आपसे कुछ महाराष्ट्र के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। नमस्कार भैया। मोदी जी, तुम्हाला महाराष्ट्राचा नमस्कार, महाराष्ट्राकडून नमस्कार। महाराष्ट्र में बीजेपी को उन 23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एक पूरी खिचड़ी बनी हुई है। शिवसेना और एनसीपी टूटी है, उनके दो पार्टनर आपके साथ है, जो दो गुट है आपके साथ है। क्या उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सिंपैथी की लहर देख रहे? देखिए, पहली बात तो मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराष्ट्र के विषय को लेकर के आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अरसे से मिलीजुली सरकार चलती है। विलासराव देशमुख थे, तब से लेकर के आप देखिए, इवन शरद पवार भी जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले नहीं बन पाए थे। दूसरा, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे अरसे से 5 साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है। एक भी व्यक्ति 5 साल में, देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे, और पूरी सरकार बेदाग रही, पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही। अब सिंपैथी हमारे साथ होनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े, जो लोगों ने हमारे साथ चुनाव लड़ करके महाराष्ट्र के लोगों से वोट मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के खुद के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और उसमें अहंकार भर गया, इसके कारण आपने बाला साहब ठाकरे के जमाने से बनी बनाई इस जोड़ी को धोखा दे दिया, और उसका लोगों को गुस्सा है, बीजेपी के प्रति सिंपत्ति है। दूसरा, शिवसेना के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ या एनसीपी के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ, वो साफ साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं, तो कभी न कभी तो कठिनाई पैदा होती है। शरद राव के घर में जो मुसीबत है उनके पारिवारिक झगड़ा है, भतीजा संभाले कि बेटी संभाले। यहाँ भी इनका झगड़ा यही है कि भाई और कोई सक्षम नेता ऊपर आए कि खुद का बेटा भले, अभी जैसे यहाँ एक परिवार में कांग्रेस के चल रहा है उस पर, तो वो झगड़ा उनका है जी। और मैं मानता हूँ हमारा देश इस प्रकार के पारिवारिक झगड़ों के प्रति नफरत करता है, सिंपैथी नहीं करता है। तो ये बिल्कुल ही, आप सिंपैथी शब्द लेकर के सिंपैथी दिलवाने की अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ वो भी फेल जाने वाली है। लोग नफरत करते हैं, लोग ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते कि भाई ये तुम्हारे घर के झगड़े तुम घर में निपटो ना, महाराष्ट्र को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो गुस्सा है। दूसरी बात है, जहां तक आज शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा सीटें होने के बाद मैंने त्याग किया।
त्याग महाराष्ट्र की भलाई के लिए किया है। कुछ लोगों को लगता था कि हम सीएम बनना चाहते हैं, नहीं, पर हम सीएम बन सकते नहीं बने हैं। महाराष्ट्र की जनता को हमने कन्विंस किया है कि हम महाराष्ट्र के लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते हैं। और इस चुनाव में ये सिंपत्ति हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल, एक मुख्यमंत्री, सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री, वो आज डिप्टी सीएम बन करके भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, और मैं मानता हूं हमारे देश में बंगाल बर्बाद हो गया, कोलकाता एक इकोनॉमी को ड्राइव करता था, लेकिन वहाँ इस प्रकार की उठापटक की राजनीति ने बर्बाद कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश अस्थिरता की राजनीति ने तबाह करके रख दिए थे। महाराष्ट्र को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, हमें देश हित में भी महाराष्ट्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात हम महाराष्ट्र की जनता को समझा रहे हैं, उनको कन्वे कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की जनता बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है जी।